नमस्कार साथियों, मैं साहिल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश मैथ गुरुजी। तो आज हम इस सेशन में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 2 को शुरू कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन को जान लिया था और साथ ही साथ हमने फैक्टराइजेशन मेथड टू सोल्व इक्वेशंस को भी समझा था। आज हम इस पार्ट में फैक्टराइजेशन मेथड को फिर से करेंगे और इसको हलवा बनाकर आपको परोस देंगे, जिसको आपको सिर्फ खाना है। और फॉर्मूला मेथड को बक्सा बनाकर आपको गिफ्ट दे दिया जाएगा और जिस गिफ्ट से आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम में फोड़ कराओगे। और डिस्क्रिमिनेंट से नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझेंगे और लास्ट में इस पार्ट के रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन को करके हम पॉलिनोमियल चैप्टर को रिपीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। दोनों एक ही है, कभी आप इनको अलग अलग समझ रहे हो। तो जैसे कि इन इक्वेशंस को हमें किससे करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इक्वेशन को लिखो, ओके। अब हमें इस इक्वेशन में क्या करना है, जो x के कोफिशिएंट है ना, पहले तो हमें ये देखना है कि क्या यह इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है या नहीं लिखी है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, जैसे ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन की क्या खासियत है कि जो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, x⁻² वाला टर्म, x⁻² वाला टर्म और उसके साथ उसका कोफिशिएंट, ओके। उसके बाद हमने उससे एक कम पावर वाला और उसके बाद उससे एक कम पावर। तो इसमें क्या x की पावर कितनी है, कांस्टेंट में x की पावर 0 है। क्या है, कांस्टेंट वाली टर्म में x की पावर कितनी है, 0 और = 0, ओके। ये है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, समझे। तो अब हमें क्या देखना है, इसमें x के कोफिशिएंट को देखना है। तो x के कोफिशिएंट को, जैसे ये -3 है, इसमें क्या है, -3। तो -3 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं हम, स्प्लिट करना है जैसे 2 फैक्टर में। क्या करना है, 2 फैक्टर में। 2 फैक्टर में कैसे कर सकते हैं, मतलब -3 पर कोई फर्क नहीं आना चाहिए, -1 और -2। अब -1 और -2 क्या होता है, -3। -1 और -2 -3। और इसी तरह से -4 और +1। -4 + 1 कितना होता है, -3। तो इस तरह से मतलब इन 2 फैक्टर में हो सकता है, या इन 2 में या इन 2 में, या फिर इसी तरह से -5 + 2 -6 + 3 -7 + 4। इनसे ही तो -3 बनेगा ना। ये -7 + 4 से -3 बन सकता है, -6 + 3 से -3 बन सकता है। पर हमने इनमें से कौन सा लेना है, ये कैसे देखना है, हमें इनमें से कौन सा लेना है ये कैसे देखेंगे। हम x² के कोफिशिएंट को उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे, x² के कोफिशिएंट को उठाएंगे, यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसको कांस्टेंट के साथ -10 क्या है प्रोडक्ट, ये 1 × -10 तो हमें जो ये फैक्टर बने हैं ना, ये फैक्टर, इनके प्रोडक्ट से -10 मिलना चाहिए। मतलब जैसे -1 और -2 है, इनके प्रोडक्ट करने के बाद हमें -10 मिलना चाहिए। वो वाले फैक्टर लेने हैं जो इनमें से -10 देंगे, जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके इनमें से -10 देंगे। तो अब जैसे -1 × -2 2, तो -10 तो नहीं है ये, -1 × -2 = 2, 10 नहीं है। -4 + +1 तो -4 आ जाएगा इनका प्रोडक्ट, ये भी -10 नहीं है। अब ये करो, -5 + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आएगा, ये -10। तो ये वो 2 फैक्टर है जो हमें फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए, फैक्टराइजेशन मेथड में इक्वेशन को सोल्व करने के लिए चाहिए। अब मतलब -3 को हम कैसे लिखेंगे,
एक्स स्क्वेयर माइनस के 3x की जगह पर आप हम क्या लिखेंगे, माइनस का 5x प्लस का 2x और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। जैसे अब हमने ये लिखा है -3x को माइनस का 5x प्लस 2x, हमने ये लिख तो लिया, हमें समझ भी आ गया कि हमें -3 मतलब कि x के जो कोफिशिएंट है उसको किस तरह से लिखना है और क्यों लिखना है, ये समझ आ गया। हमें लिखना क्यों है, हमें इसके पहले 2 फैक्टर करने हैं और वो फैक्टर इस तरह से, जैसे -1 -2 किए हमने, -4 + 1 किया, मतलब कि -3 को किस तरीके से हम लिख सकते हैं वो देखना है। ये हमने लिखा और हमने इनमें से यूज़ कौन सा करना है, तो x² का कोफिशिएंट उठाना है और कांस्टेंट उठाना है। कांस्टेंट और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके एक साइड लिख लेना है। अब ये -10 तक पहुंचना है हमें इन फैक्टर्स में से, किन 2 फैक्टर्स, मतलब कि जैसे एक तो ये है, एक पेयर तो ये है -3 का, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया कि -10 आया कि नहीं, फिर इनमें से ये देखा, फिर ये चेक किया, फिर तो हमने ये वाला देखा कि -5 और +2 की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -10 आएगा, -10 आएगा। तो हमने -3 को इस तरह से लिखा। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें, इसका फ़ायदा क्या हुआ, तो इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम अब 2 टर्म ये हो गई, 2 टर्म ये हो गई, अब इन 2 टर्म में भी कुछ कॉमन पाएगा और इन 2 टर्म में भी कुछ कॉमन पाएगा, समझ गए, इन 2 टर्म में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा और इन 2 टर्म में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो अब वो कॉमन लेने का मतलब भी समझेंगे कि कॉमन लेने का मतलब क्या है आज, कि कॉमन लेने का मतलब क्या है। तो जैसे हमने ये 2 टर्म उठाई, x² माइनस का 5x, तो क्या आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 5 है इसमें, x² वाली टर्म में 5 है, नहीं है, -5x वाली टर्म में 5 है पर इसमें नहीं था, इसमें x भी है और इसमें भी x है, दोनों में क्या है, x है, x तो इसमें भी है, पर हमने 2 टर्म देखनी है, क्या करना है, 2 टर्म देखनी है। तो अब हमें इन दोनों में x कॉमन मिला, मतलब समझो x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड, इन 2 टर्म पर हमने कोई इफेक्ट डाला या नहीं डाला, पहले आप मुझे ये बताओ। हमने इसको x से ही मल्टीप्लाई, x से ही डिवाइड, यानी x/x यानी 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब वो उस पर नो चेंज रहेगा। क्या ये कुछ बदला, इसमें कोई बदलाव आया, नहीं आया ना। तो अब हमें क्या करना है, जो ये 1/x है ना, ये 1/x, ये वाला ये इस 1/x को ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे 4 + 16 है, फॉर एग्जाम्पल 4 + 16 है, इसमें क्या कॉमन है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। तो हमने 4 को कॉमन लिया, मतलब कि इसको 4 से ही मल्टीप्लाई किया, 4 से ही डिवाइड किया, है तो ये अब भी 4 + 16 ही, 4 + 16 मतलब 20 इंटू अब भी 1, तो मतलब इस पर तो कोई चेंज नहीं आया मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से 4 के। पर इसका फ़ायदा क्या हुआ कि 4 को ऐसे बाहर रखो, 4 को ऐसे बाहर रखो और 1/4 को इसके अंदर लेकर जाओगे आप, तो 4 + 16/4, और इसको सोल्व करोगे तो आप 4 और 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 + 4। तो कॉमन इस तरह से लिया जाता है, समझे, कि हमने इसमें से 1/4 को ब्रैकेट के अंदर भेज दिया 1/4, और 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 और 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4। इसी तरह से यदि हम जैसे इसको सिंपल वे में सोचे कि हमें कैसे, तो इसमें भी है 4 और 4 इसमें भी है। अब 4 को 4 से डिवाइड किया, मतलब 4 से 4 चला गया तो यहाँ पर 1 बचा, प्लस 4 इसमें भी था, एक 4 मतलब 16 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 4। अब 16 में 2 4 थे तो एक कैंसिल हो गया इस 4 से, क्योंकि ये तो हमने कॉमन ले लिया था, दोनों में था जो ये, इस तरह से एक, इस तरह से कॉमन लेते हैं हम।
समझे? अब आगे समझते हैं, एक बार इरेज कर लेता हूं मैं। तो जैसे अब हमें ये है, पहले कॉमन लेना मतलब समझो, इसको ही समझो। तो इस x को क्या करेंगे हम, इस x को 1/x को अंदर लेंगे हम, ये x बाहर का, ये वाला बाहरी, और x² माइनस का 5x और 1/x को, तो हमें क्या मिलेगा x, और x² को x से डिवाइड करेंगे, x माइनस 5। ये कॉमन लेने का मतलब है, समझ गए आप? अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करके दिखाऊं आपको, तो इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं यहाँ पर एक बार, x² माइनस का 5x प्लस का 2x, और ये यहाँ पर क्या था, माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसे यहाँ पर, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है यहाँ पर, और इससे फैक्टर बना लेंगे हम। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x, इसमें भी x है, इसमें भी x है, और यहाँ पर क्या बचा, एक x यहाँ पर चला गया, एक बच गया, माइनस एक x था, एक ही चला गया, और ये 5 बच गया। समझ गए? इसी तरह इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये 2 चला गया, ये 2 चला गया, और ये x, और ये माइनस का 5। ओके, इस तरह से कॉमन लेकर अब देखो, और एक और है खासियत कि ये और ये इक्वल ही आना चाहिए, ये और ये इक्वल ही आना चाहिए, समझे? तो x माइनस 5, अब जैसे ये दो टर्म बन गई, एक ये वाली एक ये वाली, अब इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है x माइनस का 5, तो x माइनस 5 को, इस टर्म को x माइनस 5 से डिवाइड करोगे तो x बचेगा यहाँ पर, और इसको भी, तो यहाँ पर +2। अब जैसे दो फैक्टर बन गए पूरी इक्वेशन के, इस वाली इक्वेशन के दो फैक्टर बन गए, ये 0 के इक्वल है, ये तो फर्स्ट वाला 0 के इक्वल होगा या फिर सेकंड वाला। अब जैसे फॉर एग्जांपल समझो आप, 4 × 3 इज इक्वल टू 0, नहीं, ये समझो, 4 × 0 इज इक्वल टू 0, या तो ये वाला 0 था, है ही 0, या फिर ये वाला, मतलब मल्टीप्लाई 0 कब आएगी कि जब या तो फर्स्ट वाला 0 हो या फिर सेकंड वाला। तो अब जैसे फर्स्ट वाले के 0 के इक्वल रखो, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 5। सेकंड वाले को 0 के इक्वल रखो, तो x इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूँ एक बार कैसे करना है जल्द में। जैसे फर्स्ट हमें x के कोफिशिएंट को देखना है, हमें इसको दो फैक्टर में स्प्लिट करना है। तो किस तरह से करना है, हमें पहले क्या करना है, x² के कोफिशिएंट यानी 1 और कांस्टेंट की प्रोडक्ट को एक तरफ लिख लेना है, -10 × 1 -10। ओके, अब हमें इसके दो फैक्टर इस तरह से बनाने हैं कि उन दो फैक्टरों की प्रोडक्ट किसकी क्या आ जाए, -10। तो -3x को किस तरह से लिख सकते हैं, x² -5x प्लस 2x इज इक्वल टू 0, -10 प्लस इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब ये हमें मेंटली अप्रोच डेवलप करनी है कि हम इससे जल्दी से दो फैक्टर पर पहुंच जाए कि ये प्रोडक्ट आ जाए। समझ गए? तो ये किस तरह होगी, ये अप्रोच डेवलप कैसे होगी, ये अप्रोच डेवलप तब होगी जब आप क्वेश्चन पर क्वेश्चन करोगे, तो आप खुद ही समझ जाओगे। अब क्या करना हमें, इसमें से कॉमन लेना है x को, तो x -5 बच जाएगा, प्लस इसी तरह से इसमें से कॉमन लेना है तो 2, और ये x -5 बच जाएगा यहाँ पर। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x -5, तो x -5 आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा, x, यहाँ पर +2। अब जैसे ये इस इक्वेशन के दो फैक्टर बन गए
और दो में से मतलब दोनों की क्या है, प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो फर्स्ट वाला जीरो होगा या फिर सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाले को जीरो के इक्वल रखेंगे तो 5 आएगा, और सेकंड वाले को जीरो के इक्वल रखेंगे तो -2 आएगा। तो इस तरह से हम इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, समझ गए। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो अब जैसे कि सेकंड क्वेश्चन करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन को तो फर्स्ट नोट करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकंड नोट करो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है या नहीं है। ओके, यदि नहीं है तो थर्ड नोट करो कि इसे लिखो, और फोर्थ नोट करो कि अब x के कोफिशिएंट को उठाओ +1, और अपने मेंटल माइंड में सोचो कि इसकी प्रोडक्ट और कांस्टेंट की प्रोडक्ट यानी कि -12, समझ रहे ना किस तरह से आए। 2 और -6 को प्रोडक्ट किया -12, कि अब हमें इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिसकी प्रोडक्ट -12 आ जाए। तो हमने सोचा फर्स्ट +1 को किस तरह से लिख सकते हैं, +2 -1, +3 -2, +4 -3, +5 -4, +6 -2, +7 -3। अब इनमें से देखो एक बार कि -12 किन की प्रोडक्ट बन रहा है, +2 और -1 प्रोडक्ट कितने आएगा, -2, -6, -12। तो अब इसको बॉक्स में बंद, समझ गए ना। तो ये वाले में दो फैक्टर हैं जिनकी प्रोडक्ट -12। तो मतलब हमें इस क्वेश्चन में +1x को किस तरह से लिखना है, +4x -3x। मतलब इक्वेशन पर भी कोई इफेक्ट नहीं डालना और इसके फैक्टर भी कर लेने हैं, समझ गए। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, तो वो फैक्टर मिले हमें +4 और -3, +4 -3x। तो इक्वेशन को लिखोगे +x -6 = 0। तो +x को किस तरह लिखना है, 2x² +4x -3x -6 = 0। अब क्या करना है, इनमें से कॉमन लेना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें x भी है, इसमें भी x है, तो 2x कॉमन, समझ गए ना। जैसे 4 में भी 2 है और 2 है, ये x² है, ये x है, तो इसमें x भी है, इसमें भी x है, और इसमें 2 है और 4 में भी 2 है, तो 2x कॉमन। अब यहाँ पर क्या बचा, 2x से 2x तो गया, x बच गया, प्लस यहाँ x से x गया और 4 2 से तो x +2, और इसी तरह -3 यहाँ से कॉमन और x +2। अब मैंने -3 क्यों लिया, +3 क्यों नहीं लिया, ये बहुत बच्चों का डाउट रहता है, तो इसको समझो। तो जैसे -3 और -6, तो दोनों में क्या माइनस माइनस है, तो हमें -3 लेना है। दोनों में क्या है, माइनस माइनस है, तो हमें माइनस लेना है। दोनों में प्लस प्लस है, तब प्लस लेना है, समझ गए। और दोनों में प्लस माइनस हो तो वो इस पर डिपेंड करेगा कि हमें तो ये चाहिए, यहाँ पर हमें तो ये वाला चाहिए यहाँ पर सेम, तो पहले यही लिख लिया करो, इधर उठाकर x +2 कॉपी कर लेना इधर। अब = 0, और अब इस टर्म में x +2 कॉमन, मतलब इन दोनों टर्म में x +2 कॉमन, उसको लिखो, और 2x -3 यहाँ पर बच गया, = 0। अब या तो ये 0 या फिर ये 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो फर्स्ट से क्या आएगी -2 और सेकंड से 3/2, तो x की ये 2 वैल्यू। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू कितनी आती है, 2, क्योंकि डिग्री कितनी 2, जितनी डिग्री उतनी वैल्यूज। अब जैसे हम यहाँ से समझे से कि -1 को हमें ये नहीं बनाने आते, कि हमें इसके फैक्टर नहीं बनाने आते। ये ज़्यादातर बच्चों का डाउट रहता है कि इससे ये फैक्टर नहीं बन पाते, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, ये जैसे प्रोडक्ट, तो मतलब साइड वालों का प्रोडक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में वो लिख लिया -12
12। तो क्या करना है हमें इन फैक्टर्स को बनाने के लिए, जैसे अभी तो हमने क्या लिखा था, +1 को कभी +2 -1, कभी +3 -2, कभी +4 -3, कभी +5 -3, मतलब +5 -4, +6 -5, +7 -6, इस तरह से चेक कर रहे थे हम। पर एक्चुअल जो मेथड है 12 है, माइनस को छोड़ दो एक बार, इसके फैक्टर कर लो। इसे फैक्टराइजेशन मेथड इसलिए नाम दिया गया है 2, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड इसका नाम क्यों दिया गया कि हम इक्वेशन के फैक्टर बनाते हैं इस तरह से, फैक्टर ही तो है इक्वेशन के। ओके, तो अब जैसे 12 को 2 और यहाँ पर 6, ये 2, ये 3, ये 3। अब इनमें से हमें जैसे यहाँ पर 3 फैक्टर आ गए हैं, पर चाहिए हमें कितने, 2। तो या तो हमें इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, तो 2 × 2 ये 4 है और ये 3 है, तो 4 और 3 से क्या 12 आता है, 4 और 3 से 1 आता है, 4 और 3 हमें चाहिए 1, मतलब 12 तो आएगा ही, 4 और 3 से माइनस मतलब 1 चाहिए हमें, किस तरह से आएगा, तो 2 और 3, 2 3 से 6, 6 और एक 2 बचे, मतलब एक तरह से हम ये सोचिए कि जैसे मैंने ये लिया कि 3 × 2 6 और ये 2 अकेला, तो 6 और 2 से तो 1 नहीं आता, 6 और 2 से तो 1 नहीं आता, तो हमने क्या करना है, अब इसको चेक करना है, 2 × 2 4, 4 और 3 से 1 आते हैं, हमें चाहिए प्लस का, तो हम 4 को प्लस का रखेंगे, इसको 3 को माइनस का, तो +1x के फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्लस का 4x माइनस का 3x, इनकी प्रोडक्ट भी क्या है 12 के इक्वल है। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक तरह से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 3 को फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या नोट करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है या नहीं है, फिर हमें इसमें x का कोफिशिएंट को देखना है जो कि हमें मिडल में मिलेगा, और उसे यहाँ पर लिख लो +7। ओके, मतलब एक कोने में लिख लो। और अब इसके हमें मतलब 2 टुकड़े करने हैं, जैसे कि +8 - 1, तो 7 को किस तरह से लिख सकते हैं, +8 - 1 +9 - 2, या फिर +3 +4 +6 +1। 7 को कैसे लिख सकते हैं, +10 - 3, या फिर +3 +4, इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो एक कोने में, ये भी इसके पास, तो 5√2 × √2, तो ये क्या आएगा 10। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 10। मतलब जब हम 7 के जो फैक्टर करेंगे तो उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 10, कितना आना चाहिए 10। तो ये एक तरीके से ऐसे भी हो सकता है कि इस 10 के क्या कर लो, फैक्टर कर लो, मतलब जो हमने प्रोडक्ट आया उसके फैक्टर कर लो, तो उस फैक्टर मतलब उन्हीं फैक्टर में से 7 बन जाएगा। तो 2 5 5, अब 2 और 5 ये फैक्टर बन गए हैं 10 के, तो 2 और 5 से 7 बनना चाहिए। किस तरह बनेगा, प्लस से बनेगा, माइनस से बनेगा, किस तरीके से, तो 2 + 5 क्या होता है 7, तो 7 को हम क्या लिखेंगे 2x + 5x, या फिर 5x + 2x, जैसे मर्जी लिख सकते हो आप। तो √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 5√2 = 0। ओके, ऐसे लिखेंगे इक्वेशन को। हमने 7x को किससे रिप्लेस कर दिया, 5x + 2x से। तो अब इनमें से कॉमन ले, तो इसमें तो x ही कॉमन है सिर्फ, तो √2x ऐसे ही बच जाएगा प्लस 5। इसी तरह से आप इसमें से कॉमन लो, तो √2 कॉमन, क्योंकि x इसमें नहीं है और 5 इसमें नहीं है, तो इसमें √2 है और इसमें भी √2 है, तो इधर क्या बचेगा, आपको पता है कि ये वाली बचनी चाहिए, तो इधर बचेगी भी यही = 0। अब इसमें से कॉमन लोगे तो आप
ये टर्म देखो दोनों में है, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी, तो √2x प्लस का 5 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा x प्लस यहाँ पर क्या बचा, इस वाले टर्म में √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, माइनस का 5/√2 और माइनस का √2, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी। समझ गए? इस तरह से आपने फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। मतलब करना क्या है, कांस्टेंट और इसकी मल्टीप्लाई को यहाँ पर लिख लो, लिख लिया। तो मतलब 7 के इस तरीके के फैक्टर करने हैं कि उन फैक्टरों की मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, जो प्रोडक्ट इनका आया वो 10 आया है। समझ गए? तो आइए अब फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आप थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पाएंगे कि जब हम, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखा है -1 के हमने वो फैक्टर करने हैं, टुकड़े करने हैं, और प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए 1/4। देखो अभी हमने मतलब फॉर्मूला मेथड सीखा नहीं है, पर इस तरह के क्वेश्चन को हम फॉर्मूला मेथड से प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आया है ये क्या आया है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को मतलब कि फ्रैक्शन के प्रोडक्ट पहुंचने तक हम थोड़ा मुश्किल होगा इस मेथड से, तो वैसे करेंगे हम इस मेथड से इस क्वेश्चन को। पर यदि मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि फॉर्मूला मेथड सीखने के बाद हम इस क्वेश्चन को उससे ही प्रेफरेंस देंगे। समझ गए? तो अब जैसे हमें क्या चाहिए, -1 के 2 ऐसे टुकड़े चाहिए कि जिससे प्रोडक्ट किया जाए 1/4। तो अब जैसे फ्रैक्शन में आया है, प्रोडक्ट क्या है, फ्रैक्शन, मतलब प्रोडक्ट फ्रैक्शन में आना चाहिए, तो फ्रैक्शन ही ले लेते हैं। क्या करेंगे, -1 को, अब 1 के आप क्या करोगे, 1/4 के क्या फैक्टर बनाए, 1/4 के क्या ही फैक्टर बनाए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मेंटली अप्रोच से करेंगे। क्या करेंगे, मेंटली अप्रोच से करेंगे। तो वो मेंटली अप्रोच क्या लगानी है, जैसे यहां पर 1/4 आया है, क्या आया है 1/4, तो हमें -1 के 4 क्या करने हैं। जैसे हम 1/4 को किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हमें 1 चाहिए, 1/4, 2/4, 3/4 और ये पूरा 1 यानी 4/4। 1 क्या है इनमें से, ये 4/4। हमने मतलब कि इनमें से कौन से 2 टुकड़ों से -1 बनता है, इनमें से कौन से 2 टुकड़ों से -1 बनता है, हमें ये देखना है। और उनकी मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, 1/4। क्या आनी चाहिए, 1/4। तो जैसे कि अब पहले तो हमें ये समझना है कि इनसे -1 कैसे प्राप्त होगा, इनसे -1 कैसे प्राप्त होगा। तो माइनस का ये और एक यहाँ पर 0 लिख लो। जैसे 1/4 थी, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए, ये प्रोडक्ट 2 से, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो इससे भी हमें 1/4 नहीं मिला। 1/4 और 3/4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/4, तो इससे भी हमें नहीं मिला। अब बचा क्या बीच में, 2/4 माइनस का 2/4, तो माइनस के 2/4 को माइनस के 2/4 से मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या बचेगा, ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो ये 1/4, और माइनस के 2/4 को सोल्व करके करेंगे हम तो माइनस का 1/2। मतलब मेंटली अप्रोच क्या कहती है कि यदि हम इसके टुकड़े करेंगे तो -1 के वो 2 टुकड़े क्या होंगे, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, क्योंकि उन्हीं से हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी, ये 1/4। समझ रहे हो ना, कि उन्हीं से ये प्रोडक्ट मिलेगी हमें।
जैसे इस क्वेश्चन को देखते रहो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी तरीके का कुछ करेंगे। तो अब हमें क्या लिखना है, इसको एक बार इरेज कर दूं मैं। तो टुकड़े क्या बने हैं हमारे, 2x² माइनस का 1/2x माइनस का 1/2x प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमें इसमें से कॉमन लेना है, तो इसमें 2 है, इसमें 1/2 है, तो 1/2x कॉमन आएगा। इसमें 2 में क्या होता है, 1/2 भी होता है, 2 में क्या 1/2 भी होता है, तो 1/2 कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4x² माइनस का 1। अब आप कहोगे ये कैसे आ गया। जैसे मैं इसको देखूं तो इन दोनों में मुझे 1/2 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 1/2 कॉमन दिख रहा है। 2 में मतलब 2 में 1/2 तो है, 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2। तो 1/2 कॉमन लिया, तो 1/2 से 1/2x कॉमन लिया। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4x² माइनस 1 आएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग को, पर इसको समझना ऐसे ही है, 1-2 बार करोगे तो समझ जाओगे। अब इसमें से फिर से माइनस का 1/2 कॉमन, ये क्या बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा बताओ। एक तो ये 4x है यहाँ पर, समझ गए, एक तो ये 4x है यहाँ पर, ना कि x²। अब माइनस 1/2x 1/8 को बनाएगा, इसमें से क्या आएगा 1/8। ये बताओ कि बड़े वाला कॉमन आता है छोटे वाला, तो छोटे वाला आएगा ना कॉमन। जैसे 2 और 1/2 में से मतलब हमें ये है कि दोनों में कॉमन तो है, तो छोटे वाला तो 1/2 है, तो 1/2 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 को हम 4/2 लिख सकते हैं, 2 को हम 4/2 लिख सकते हैं, 2 को हम 4/2 लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 4/2 लिख दूं, 2 को किससे रिप्लेस किया मैंने, 4/2 से। इसी तरह से अब ये 1/2 और 1/8 है। 1/2 को मैं 8 की लैंग्वेज में कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 को 1/2 को मैं 4/8 लिख सकता हूँ। यदि मैं नीचे सेम करना चाहूँ तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/8। तो अब जैसे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस का 4/8x और प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0। ओके, समझ रहे हो ना, मतलब कि 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4/2 और 1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4/8। तो अब इसमें से कॉमन लो, तो 1/2x 4x माइनस 1 बच गया। अब इसमें से कॉमन लोगे आप 1/2x, ये ऐसे कैसा 4x माइनस 1 और ये माइनस का 1/8, छोटे वाला कॉमन आएगा, माइनस का 1/8 और माइनस के 1/8 को आप जब इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 4x और ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर्मूला मेथड से आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो 1/2x, अब इनमें दोनों में क्या कॉमन, 4x माइनस 1 और इसमें 1/2x माइनस का 1/8 इज इक्वल टू 0। ये तो ये 0 ये 0, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी x की 1/4 और यहाँ से भी क्या वैल्यू आएगी 1/8 और ये 2, यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से भी 1/4 ही आएगी। बोथ वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएगी। करके देख लेना आप, ये जरूर करके देखना, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो। तो हमें मेन क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक तो मेंटली अप्रोच से बनेंगे इसमें फैक्टर। यदि हमें फॉर्मूला मेथड नहीं आता तो मेंटली अप्रोच से ही इसके फैक्टर बनेंगे कि प्रोडक्ट, जैसे जो इनका था वो 1/4 आया था, कि मेंटली अप्रोच से फैक्टर बना के 1/4 प्रोडक्ट प्राप्त कर सके। समझे। वैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम प्रेफरेंस
इससे फॉर्मूला मेथड से देते हैं। अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ ऐसा कि किस तरह से हम आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को भी फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 5th क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे ये 3x² - 1x + 1/12 है, तो हमें फ्रैक्शन वाली ही प्रोडक्ट बन रही है यहाँ पर 1/12 × 3 यानी 3/12 यानी 1/4। 1/4 को लिख लो। ओके, तो मतलब कि फ्रैक्शन वाली ही प्रोडक्ट बन रही है, तो इसको भी हमें मेंटली अप्रोच से ही करना पड़ेगा कि -1 के इस तरीके के हमें टुकड़े करने पड़ेंगे कि हमें 1/4 मिल जाए। और 1/4 कैसे मिलेगा -1 के? तो माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, ये हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो 3x² माइनस का 1/2x माइनस का 1/2x प्लस का 1/12 = 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 है तो इस 3 को क्या लिखोगे आप क्या था यहाँ 3, तो 6/2 लिखोगे। ये 1/2 है, ये 1/12 है, तो इसको क्या लिखोगे आप माइनस का 6/12 है। तो माइनस का 1/2 ही ये भी, -6/12 भी, और ये भी है 3, पर हमने इसमें कॉमन लेने के लिए क्या किया है, 3 को 6/2 और 1/2 को 6/12 लिख लिया। अब क्या कॉमन आएगा, छोटे वाला है यानी 1/2, तो 1/2x कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पर x माइनस का 1/2 नहीं, x यहाँ पर 6 बचा है और यहाँ पर ये 1/2। ओके, और ये क्या आएगा यहाँ पर कॉमन, माइनस का 1/2 और यहाँ पर ये x और यहाँ पर ये 1/6, 1/12 आएगा ये कॉमन। तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, हम इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, ये 1/12 है, ये 6/12 है, तो कॉमन जैसे क्या आया 1/12, तो यहाँ पर क्या बचा 6 और यहाँ पर क्या बचा 1, और इसी तरह से इस वाले में भी ये 1 ही बचा हुआ है। मुझे कन्फ्यूजन क्यों हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1/2 लिख रखा था और मेरे लिए सेम नहीं आ रहा था, मेरे लिए ये सेम नहीं आ रहा था। मैं समझ गया क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समझ गए। तो 1 = 0। तो अब क्या, इन दोनों में कॉमन क्या, 6x - 1 और यहाँ पर 1/2x माइनस का 1/12 = 0, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1/6 और यहाँ से भी क्या आएगी 1/6। ये भी आप करके देखना, एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू 1/6 1/6। तो इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन मेथड के लगभग हर प्रकार के क्वेश्चन को कर लिया। तो अब आइए हम समझते हैं नेचर ऑफ रूट्स, मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बाद हम क्या करेंगे फॉर्मूला मेथड। इस तरह से हम हर तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने की तैयारी करेंगे, समझ गए। और उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर उसको सोल्व करना सीखेंगे। तो अब हम फॉर्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सीखते हैं। तो x की क्या वैल्यू आएगी -b ± √d/2a। तो जैसे हमें अब इस इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन में क्या क्या दिख रहा है, b दिख रहा है, a भी दिख रहा है, मतलब हम यहाँ से सिंपली, पर d कहाँ से निकालेंगे भाई, तो d की वैल्यू क्या होती है याद करो, b² - 4ac, b² - 4ac। और ये प्लस माइनस वाला क्या चक्कर है, ये प्लस माइनस वाला क्या चक्कर है। तो जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं 2। तो जैसे कि ये क्या है -b + √d/2a, एक तो ये हो जाएगा, एक बार हम यहाँ पर प्लस यूज करेंगे और एक बार क्या यूज करेंगे माइनस। और d की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, d की वैल्यू को b² - 4ac से। ये b भी है इसमें, a भी है, c भी है, मतलब a b c क्या है रियल नंबर है कोई भी। और एक कंडीशन और स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन के लिए
ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं रह सकता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो यही है। यदि ए 0 हो जाता तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही 0, मतलब डिग्री क्या और कुछ आएगी फिर तो, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, लीनियर बचेगा फिर तो। समझ गए ना। तो अब जैसे हम किसी कोई इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, 4x² + 3 - 2 = 0। अब इसके लिए हमें d की वैल्यू निकालनी है, तो निकालो d। तो पहले फॉर्मूला बोल लो, b² - 4ac, b² - 4ac। जहाँ पर बैठे हो वहीं एक बार चिल्ला दो, b² - 4ac, b² - 4ac। अब b क्या है यहाँ पर, ये क्या है 3, तो 3² - 4 इंटू ये क्या है 4, c क्या है 2, नहीं है भाई 2, ये -2 है। ये क्या है -2, क्योंकि जनरल फॉर्म क्या कहती है +c, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये तो -2 लिखा है, मतलब कि +-2, मतलब ये किस तरीके से लिखा है +-2। ओके, तो c क्या है -2 है। तो d की वैल्यू क्या आएगी 9 -4 इंटू -2। अब माइनस को 4 से 4 मल्टीप्लाई, बोर्ड मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये मल्टीप्लाई भी है यहाँ पर, तो पहले मल्टीप्लाई होएगी 4 की 4 से, -4 की 4 से, तो माइनस का 16, माइनस की 16 से, माइनस के 2 से, तो 32, 9 + 32 = 41। तो d की वैल्यू क्या आई। इस तरह से हमें किसी भी इक्वेशन का d कैलकुलेट करना है, किसी भी इक्वेशन का d कैलकुलेट करना है, समझ गए। जैसे एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, यहाँ पर समझो, 3x² - 2x + 4, तो d = फॉर्मूला बोल लो, b² - 4ac। तो b क्या है -2, क्या +2, जैसे स्टैंडर्ड में क्या होता है +b, तो यहाँ पर क्या पर ये +-2, मतलब इस तरीके से लिखा है, समझ गए। तो b² तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू ac, a क्या है 3, c क्या है 4, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आप d, ये होगा। तो -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 इंटू 3 इंटू 4। अब ऐसे नहीं होगा 4 में से 4 0, पहले मल्टीप्लाई होगी बोर्ड मास से, तो 4 इंटू 3, 4 इंटू -4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48, तो ये -44। d की वैल्यू क्या आई है नेगेटिव। तो कई बार यहाँ पर 41 आया था। जो अब हमारा खेल है वो क्या है, d की वैल्यू के ऊपर ही होता है मेन हमारा, कि रूट्स का नेचर समझेंगे अब हम। इसके बाद क्या समझेंगे हम, रूट का नेचर, और d के ऊपर ही डिपेंड है। d की वैल्यू मैंने आपको निकालनी सिखा दी, अब इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन को समझते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन लिख रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c। इसकी खासियत क्या होती है, a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ कभी a 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें 0 × x², तो ये क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं। और जो ABC होते हैं ये रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ओके सर, ओके जी, ओके। तो अब हम फॉर्मूला मेथड सॉल्यूशन से x की वैल्यू जानते हैं। इसमें सिंपल फॉर्मूला को लर्न करना है, और आइए लर्न करते हैं फॉर्मूला को। x = -b ± √2 √d/2 x = -b ± √d/2 x = -b ± √d/2। ओके, तो मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू क्या आएगी, हमें यहाँ से -b, ये वाला b -b प्लस माइनस, मतलब कि 2 होते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होते हैं 2, तो -b + √d/2 है। तो एक बार यहाँ पर हम प्लस यूज करेंगे और एक बार माइनस, मतलब कि ये 2 रूट होते हैं, -b + √d/2 है, -b - √d/2 है, और एक ही होता है। ओके, और d की वैल्यू भी हमें इसी में से निकलेगी, b² - 4ac। तो हमें क्या क्या याद करना है कि
एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। प्लस माइनस में से एक बार प्लस का यूज करना है यहाँ पर, एक बार माइनस का। और डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो अब हम नेचर कैसे पहचाने, तो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक तो इमेजिनरी नंबर होता है, क्या होता है, इमेजिनरी, और एक होता है रियल नंबर, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आप यहां तक देखोगे ये रियल नंबर, ए रियल नंबर, और डी की ये वैल्यू है, मतलब अंडर रूट के अंदर क्या है, डी की वैल्यू है। तो अब यहाँ होता है ना, वो हमें कौन बताएगा, ये डी, क्योंकि देखो यहाँ तक तो यही है, ये तो रियल नंबर ही है, माइनस बी प्लस, क्योंकि ये रियल नंबर है तो रियल नंबर की जो डिवाइड हुई है यहाँ पर सिंपल। तो इस तरह से मतलब हम जैसे इसको टू टर्म में लिखे तो माइनस बी बाई 2a और प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ओके जी, ओके। मतलब सोल्यूशन एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाली एक्स की वैल्यू है ये। तो ये तो देखो सिंपल, बी भी रियल नंबर है, ए भी रियल नंबर है, और ये रियल है, यहां तक ये क्या है, रूट रियल है। अब हमें ये देखना है कि डी की वैल्यू है जो, क्योंकि ये 2a भी क्या है, रियल है। तो मतलब यदि ये नंबर, यदि ये वाला नंबर ये है तो रियल होगा या फिर इमेजिनरी। तो यहां से हमें पता लगेगा कि ये नंबर है जो, इससे रूट क्या आएगा, मतलब कि इमेजिनरी रूट आएगा या फिर रियल। तो हम ये कैसे चेक करेंगे, अब यदि जैसे अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव वैल्यू, तो वो क्या कहता है, रियल नंबर। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या हो, ग्रेटर देन हो, तो रियल रूट आएगी। क्या आएगी, रियल रूट। यहां तक बात को समझो कि जब ये डी मतलब अंडर रूट डी, ओके, मतलब अंडर रूट के नीचे क्या हो, डी की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो ये पूरा क्या रहेगा हमारा, मतलब कि दोनों रूट्स क्या आएंगे, क्योंकि ये तो प्लस है, मान लो ये तो रियल था और प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, तो अंडर रूट ये पॉजिटिव है, मतलब रियल बाय रियल, ये भी रियल और ये भी रियल, मतलब दोनों रूट्स क्या आ जाएंगे, डी की पॉजिटिव वैल्यू से रियल, मतलब दोनों रूट्स क्या आ जाएंगे, रियल। और यदि डी 0 आ जाए तो एक ही रूट मिलेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे, क्योंकि यहां भी 0 और यहां भी 0, तो बोथ रूट क्या है, सेम। समझ रहे बात को, एक बार रफ करके बताता हूं मैं। जैसे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। ओके जी, तो अब इसमें देखो आप d की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और x की वैल्यू हम जैसे दो वैल्यू x की क्या क्या है, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और एक वैल्यू क्या है, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, एक वैल्यू ये है। अब हमारे पास तीन कंडीशन बनेगी कि जो अंडर रूट डी है ये क्या हो, रियल नंबर हो, क्या हो, रियल नंबर। और रियल नंबर के लिए क्या होना पड़ेगा, अंडर रूट के नीचे मतलब डी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, क्या आएगी, पॉजिटिव। तब दोनों रूट क्या आएंगे, दोनों रूट क्या आएंगे, मान लो माइनस बी बाई 2 रियल नंबर प्लस पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये भी रियल नंबर हो जाएगा, तो रियल रूट होंगे बोथ, क्या होंगे, रियल रूट्स दो होते हैं ना। और या फिर ये वैल्यू 0 की इक्वल आ गई, क्या आ गई, 0,
मतलब रियल नंबर ऐसे तो जीरो ही आती है, मतलब पॉजिटिव एक तरह से, मतलब पॉजिटिव मतलब ये नंबर रियल नंबर आ रहा है अंडर रूट डी, मतलब कोई नंबर आ रहा है पॉजिटिव। ओके, जब जीरो आएगा तो जीरो के लिए क्या कंडीशन होगी, तो अंडर रूट जीरो ही होगा। जीरो के लिए क्या कंडीशन होगी, अंडर रूट जीरो। तो उसके लिए क्या कंडीशन हो रही है यहाँ पर, तो माइनस बी प्लस जीरो बाई टू है। तो फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट रूट क्या होगा माइनस बी बाई टू है। सेकंड भी क्या हो जाएगा, तो माइनस बी माइनस जीरो माइनस बी बाई टू है, मतलब बोथ क्या आएंगे, सेम आएंगे। रियल तो आएंगे ही वो, रियल और इक्वल, रियल एंड इक्वल। मतलब मेन क्या है कि जब अंडर रूट के नीचे कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो वो क्या देगा, हमें रियल रूट देगा, क्योंकि ये अंडर रूट डी है, ये एक रियल नंबर है, रियल नंबर है ना। वैसे जीरो भी एक रियल नंबर है, पर जीरो के लिए क्या, जीरो तो इसके लिए टू इक्वल रूट और रियल रूट बनते हैं, रियल रूट और इक्वल रूट बोथ आर इक्वल। पर जब अंडर रूट डी मतलब इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, मतलब जब हमें अंडर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर मिलेगा, डी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, नेगेटिव, तब कैसे रूट आएंगे, इमेजिनरी रूट और डिस्टिंक्ट, इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट रूट। यहां भी ये सेम है, डिस्टिंक्ट रूट। इक्वल कब मिलेगा हमें, जब डी की वैल्यू जीरो हो। तो ये कंडीशन है हमें, जब डी की वैल्यू क्या हो, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है जो ये ग्रेटर देन जीरो हो, तो हमें ये कंडीशन मिलेगी, रियल नंबर मिलेगा अंडर रूट डी और ये पॉजिटिव, मतलब अंडर रूट डी के नीचे अंडर रूट के नीचे पॉजिटिव, तो रियल रूट्स मिलेंगे और दोनों रूट्स के होंगे अलग अलग होंगे। इक्वल कब होंगे, जब डी की वैल्यू जीरो होगी, हमें अंडर रूट जीरो मिलेगा, रियल और इक्वल होंगे दोनों रूट। और अंडर रूट डी जब नेगेटिव होगा तो मतलब इमेजिनरी नंबर होगा, तो अंडर रूट के नीचे वो नेगेटिव होगा डी, तो इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट। तो इस तरह से हम नेचर ऑफ रूट्स को समझ सकते हैं। तो आइए और शॉर्ट में हम बात को समझे, तो जब d इज इक्वल टू यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी, तो तब उस इक्वेशन के फॉर्मूला मेथड से, मतलब कि उस इक्वेशन के कैसे रूट्स आएंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। जब d की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की होगी, जीरो के इक्वल होगी, मतलब d के अगर जीरो होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, बोथ रूट्स आर इक्वल। जब d की वैल्यू जीरो से लेस देन होगी तब इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। ओके जी, ओके। और तो अब हम फॉर्मूला मेथड से इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x² - 3x + 2। तो फॉर्मूला लिखिए जल्दी से। तो x = -b ± √b/2a और d की वैल्यू को बोलो, d की वैल्यू को बताओ, b² - 4ac। अभी तक नहीं लर्न हुई तो एक बार फिर से बोलो, -b ± √d/2a और d की वैल्यू b² - 4ac। तो अब इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू क्या आएगी, -b यानी माइनस का 3, एक माइनस इसमें पहले से है, और b की वैल्यू क्या है, -3। देखो b की एक माइनस तो इसमें पहले से है, ये लिख दिया मैंने, और b की वैल्यू क्या है, -3 है, तो -3 समझ गए, प्लस माइनस √d। अब d की वैल्यू क्या निकालेंगे, b², तो -3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ac, a क्या है 4 इंटू c, तो ये है हमारी d की वैल्यू यानी 9 -4 इंटू 4 16 इंटू c क्या था 2, 16 इंटू 2 -32, ये क्या आएगा -23। तो एक बात तो क्लियर है कि जो ये इक्वेशन है इसके रियल रूट्स नहीं है, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर आ गया, क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी रूट्स को निकालते हैं। 2 इंटू ए क्या है 4, तो x = माइनस इंटू माइनस का 3 प्लस माइनस √-23
बाई 8। ओके, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस अंडर रूट माइनस के 23 बाई 8, 3 माइनस अंडर रूट माइनस के 23 बाई, ये कोई रियल रूट नहीं है, ये इमेजिनरी रूट है। मतलब कि एक तरह से हमारे पास प्रैक्टिकल फॉर्म में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इनको सॉल्व कर सके इस इक्वेशन को, तो ये इमेजिनरी रूट है। और यदि हम दूसरे मेथड से निकालेंगे ना इसको, तो यदि हम इसको दूसरे मेथड से निकालेंगे ना, तो फिर इसके ये मतलब कि आंसर आएगा ही नहीं, समझ रहे ना, ये इमेजिनरी रूट है। अब इस इक्वेशन को करते हैं, मतलब देखो फॉर्मूला मेथड से क्या है कि हमने इजी से हमें पता भी लग गया कि ये क्या इमेजिनरी रूट है इसके, और मतलब फॉर्मूला मेथड से हमें क्या फायदा हुआ कि जैसे हमने फॉर्मूला में वैल्यू रखी और सॉल्यूशन क्या हो गया, जल्दी से हमें सॉल्यूशन मिल गया और उसका ये भी पता लगा कि इमेजिनरी है या नहीं है। और फैक्टराइजेशन मेथड में थोड़ा मतलब कि मेंटली स्ट्रेस लेना पड़ता है कि उसके फैक्टर क्या होंगे, मतलब इस तरीके फॉर्मूला याद करो और फॉर्मूला मेथड बेटर है, बहुत अच्छा है, समझ गए। अब आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो x की वैल्यू यहीं से देखते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है माइनस का 4, और माइनस ये फॉर्मूला में है पहले से प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू निकाल लो, माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी 3 इंटू माइनस का 8, तो 16 माइनस 4 की 3 से करोगे -12 की ऐसे करोगे 96 प्लस 16 यानी कि 112 बाय 2 इंटू 3 x इज इक्वल टू प्लस का 4 माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट 1/12 बाय 2 इंटू 3 यानी 6, x की दो वैल्यू क्या आएगी +4 प्लस का अंडर रूट 1/12 बाय 6 प्लस का 4 माइनस का अंडर रूट 112 बाय 6, मतलब क्या है कि 112 का स्क्वायर रूट पूरा तो निकाल नहीं सकते, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो ये इसके दो रूट होंगे जो कि रियल रूट है, क्योंकि यहाँ जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो वो इमेजिनरी रूट होगा, और जब ये पॉजिटिव होगा तो वो रियल रूट्स होंगे। ओके, और या फिर ये 0 होगा। अब हम फॉर्मूला मेथड से थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो x की वैल्यू बताओ -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a, और d की वैल्यू बताओ d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो -b रखो, माइनस d की वैल्यू क्या है -4 अंडर रूट 3, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, तो माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू कैलकुलेट करो यहाँ पर, डी की वैल्यू क्या आएगी -4 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए क्या है 3 इंटू 4, सी क्या है 4 और ए क्या है 3। तो इसको कैलकुलेट करके आंसर बताओ मुझे, -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। जो बेड पर वीडियो देख रहे हैं वो मन में सोच कर बताओ, और जो हाथ में कॉपी लेकर कर रहे हैं वो अपनी कॉपी में करो। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 का 48 माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 4 48, तो 0 क्या आएगा 0, क्या आएगा 0 बाई 2 इंटू ए 2 इंटू 3, तो इसका क्या आंसर आएगा x इज इक्वल टू -4 यानी कि प्लस का 4 अंडर रूट 3 बाय 2 इंटू 3
और यहाँ पर ये प्लस माइनस जीरो। एक बार प्लस यूज करेंगे तो बोथ रूट्स क्या है, सेम है, इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर जीरो आएगा, अंडर रूट जीरो तो जीरो, तो एक तो ये हो गया और एक क्या हो गया, ये हो गया, मतलब बोथ क्या है, सेम है, बोथ क्या है, सेम है, समझे। तो डी की वैल्यू जीरो आने पर दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू क्या है, माइनस सिक्स, तो इसको ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट डी। इसके लिए डी कैलकुलेट करो, माइनस का सिक्स का स्क्वायर 36, 36 माइनस 4 इंटू टू 8, 8 इंटू थ्री 8 इंटू थ्री 24, 36 माइनस 24 12 बाय 2a, 2a 2 इंटू टू, ए क्या है इसमें 2, एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बाय 4। तो एक बार प्लस यूज कर लेंगे, एक बार माइनस, तो ये दो रूट्स आ जाएंगे। इस तरह से हमने फॉर्मूला मेथड से हर प्रकार के क्वेश्चन को किया है। अब हम रियल प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना सीखते हैं, और उन इक्वेशंस को हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड हो या फिर हमारा जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है उससे। ओके, तो अब हम वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस को बनाना सीखते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। जैसे इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या रहेगी, हम लेट करेंगे, जैसे लेट फर्स्ट नंबर is equal to x and second number y, और ये क्वेश्चन कोई आम क्वेश्चन नहीं है कि कोई आम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार। आप जैसे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उस सम इज 27, तो इन दोनों का सम कितना दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन फॉर अस। ओके, सेकंड क्या है, एंड प्रोडक्ट इज 182। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब हमें फर्स्ट से x या y में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। इससे होगा क्या कि जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, पर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जैसे x की वैल्यू क्या है 27 माइनस वाई, या फिर हम इसे मतलब y भी ना मानने, फर्स्ट नंबर को क्या मानना हमने x। तो हमें इस लाइन से क्या समझना है, whose sum is 27, इस लाइन से क्या समझना, मतलब इन 4 वर्ड से हमें क्या समझना है कि जैसे फर्स्ट नंबर 13 है, फर्स्ट नंबर क्या है 13, तो सेकंड नंबर अपने आप क्या आ जाएगा 27 माइनस 13, क्योंकि सम कितना है 27। तो फर्स्ट नंबर x होगा, तो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। देखो यहाँ तो ये इक्वेशन बनाकर हमने सोचा, पर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हमें ये मेंटली अप्रोच से भी सोचना होगा कि फर्स्ट नंबर x है तो इनका सम 27 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स। हमें y भी मानने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे ना, पर हमने इस तरीके से किया है। तो अब हमें क्या होगा कि x की वैल्यू इसमें रखोगे तो 27 माइनस y, x की वैल्यू है इसमें पुट कर रहे हैं सेकंड में, और y एज इट इज 182। अभी क्या बनेगी ये 27 का स्क्वायर, ये क्या बनी है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना 27 का स्क्वायर नहीं, 27y, 20 माइनस वाई को वाई से करेंगे, माइनस का वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 182। ओके, अब आपको इसको सोल्व करना है। किस मेथड से करोगे बताओ? फॉर्मूला मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड? तो फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो वाई स्क्वेयर माइनस का 27y प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। नहीं समझे? हमने क्या किया, ये इक्वल से इधर है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो वाई स्क्वेयर, ये 27 इधर प्लस का, उधर ले जाएंगे माइनस का, और ये 182 इधर था ही तो 182 एज इट इज, और इधर मतलब लेफ्ट साइड 0 बच देता, पर इस इक्वेशन में हमने उसे राइट साइड लिख दिया। मतलब राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल ही है, जब भी तो इक्वल का साइन होता है ये, समझ गए ना? तो अब इसको सोल्व करो तो मतलब कि इसको ऐसे 2 फैक्टर में क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे कि जिससे प्रोडक्ट क्या आ जाए 1 इंटू 182 यानी 182। तो वाई स्क्वेयर माइनस का 27y को किस में करेंगे, माइनस का 14y और माइनस का 13y और प्लस का ये हमारा 182 एज इट इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन, y माइनस 14 और माइनस का 13 कॉमन, y माइनस 14 कॉमन बचेगा, और यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या मिलेगी, या तो 13 या फिर 14। समझ गए? जैसे यहाँ से y माइनस 14 दोनों में से कॉमन आएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा y माइनस 13, तो y इज इक्वल टू 13 और 14। तो इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, 13 और 14। जैसे y आया है, y मतलब सेकंड नंबर क्या आया, 13 या 14, मतलब सेकंड नंबर को 13 रखेंगे 13, तो x की वैल्यू क्या आएगी 27 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू क्या आएगी 14, क्या आएगी 14 यहाँ से। और या फिर हम x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या रखेंगे 14, तो x की वैल्यू क्या आएगी 13। मतलब जब x फर्स्ट नंबर हमने 13 माना तो सेकंड वाला क्या आएगा 14, जब हमने फर्स्ट नंबर 14 माना तो सेकंड वाला क्या आएगा 13। समझे? अब मैं इसको एक बार दोबारा से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को आपको। तो हमें फर्स्ट नंबर क्या मानना है x, फर्स्ट नंबर क्या मानना है x, और इस लाइन से हमें क्या समझना है वैसे मेंटली अप्रोच से कि सेकंड नंबर है, जब इन दोनों का सम क्या है, नंबर्स का सम कितना है 27, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। पर हमने तो ये इक्वेशन में लिख लिया x प्लस वाई मानकर 27, तो सेकंड नंबर यहाँ से भी क्या आया, मान लो यहाँ पर y की वैल्यू निकालते तो 27 माइनस एक्स होता हो। समझ गए ना? फर्स्ट इसको मान लो या इसको मान लो, किसी को मान लो। ओके, एक्स वाई की प्रोडक्ट कितनी दिया 182। अब हमने y की वैल्यू x की वैल्यू पुट कर दी इसमें, और इससे इक्वेशन बना ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब हमें इससे समझ में आता है कि जो फर्स्ट है वो 13 होगा तो सेकंड 14 होगा, फर्स्ट 14 होगा तो सेकंड 13 होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम वर्ड प्रॉब्लम के सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम का सेकंड क्वेश्चन भी सेम एज लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसमें क्या करना है हमें, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव वर्ड को समझते हैं। जैसे कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे एक के बाद क्या आएगा 2, एक के बाद क्या आएगा 2, 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 9 के बाद 10। समझ गए? एक के बाद एक। तो इस तरह के पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो ये क्वेश्चन तो आप मेंटली अप्रोच से भी कर सकते हो। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 41, है ना?
और 6 का स्क्वायर 36, 49 ये भी नहीं होगा, 10 का स्क्वायर 100 और 121 ये भी नहीं होगा, तो 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, ये शायद मतलब आसपास लग रहा है। ये मतलब इस तरह से कई बच्चे इस तरह से सोचते हैं, पर हमें अप्रोच पता होनी चाहिए क्वेश्चन को करने की। तो क्या अप्रोच है, तो लेट करेंगे फर्स्ट वाला पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लेंगे x, और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव है तो सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 1, जैसे 13 है तो ये 13 प्लस 1 यानी 14 है, समझे इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365, मतलब इनके स्क्वायर्स का जो सम है, इनके स्क्वायर्स का मतलब इसके स्क्वायर का और इसके स्क्वायर का सम है, वो कितना होना चाहिए 365। तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 365। अब इसको फॉर्मूले को एक्सपेंड करो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले से, तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू ए बी तो 2x, समझ रहे ना मैं क्या ऐसे लिख रहे इसे 365। ओके, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, इस 1 को मतलब इस 365 को इधर ले आओ तो माइनस का 364 बच जाएगा, प्लस 1 ऐड होकर इसमें, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस को हो जाएगा, समझे। अब हमें इसको किससे करना है, कौन से मेथड से करो बताओ, तो इसको हम करेंगे फॉर्मूला मेथड से, तो या फिर उससे करें, पहले तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर, जैसे इसमें पूरे में 2 है और इसमें से 0 में से 2 कॉमन लेगा, मतलब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही आ जाएगा, मतलब बोथ साइड 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182। ओके, तो अब हम इसको किस मेथड से करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्लस 1 को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि माइनस का 182 प्रोडक्ट आ जाए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए माइनस का 182, और स्प्लिट किसको करना है प्लस के 1 को। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया था, तो माइनस का 14 नहीं प्लस का 14 और माइनस की 13 की जो प्रोडक्ट थी वो कितनी थी 182 थी, प्लस का 14 और माइनस का मतलब कि 14 और 13 की प्रोडक्ट 182 थी, और इनसे 1 बन रहा है माइनस करके, तो प्लस 1 एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x और माइनस का 182 एज इट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन क्या बचेगा x प्लस 14, इन दोनों में से माइनस का 13 कॉमन क्या बचेगा x प्लस 14, 182 को 13 से डिवाइड करेंगे तो अब x प्लस 14 कॉमन, तो क्या बच गया इस टर्म में x और इसमें 13, इसको ऐसे लिख लो इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 14 और 13, तो x की वैल्यू 90 तो हो नहीं सकती क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है पॉजिटिव लेनी है, तो x की वैल्यू क्या होगी 13, तो x की वैल्यू क्या होगी 13, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 13 और सेकंड क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 14। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और 14 का करेंगे तो 196 और इनको ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 365। ऐसे क्रॉस चेक करके भी हमें क्वेश्चन को चेक करना है। ओके ओके, अब हम वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस।
द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या सोचना है, हमें दिया क्या गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसमें हमें बेस दिया गया, मतलब क्या कहा गया है इसमें कि जो हमारा बेस दिया गया उससे 7 सेंटीमीटर क्या है लेस है हमारा एल्टीट्यूड, और 13 सेंटीमीटर हमारा क्या दिया गया, ये हाइपोटेन्यूज, और ये है परपेंडिकुलर यहाँ पर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो हमें इस कंडीशन से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है. तो कैसे सोल्व करेंगे, तो जैसे पहले तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में लेट किया बेस x सेंटीमीटर, फिर उसके बाद क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर लेस है ना, तो x माइनस 7. हमें दो चीज़ गिवन है और साथ में हाइपोटेन्यूज क्या है, 13 सेंटीमीटर. तो अब हमें क्या करना है, इस पर पाइथागोरस अप्लाई करनी है. ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद x का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. एल्टीट्यूड ही परपेंडिकुलर होता है ऊंचाई. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल की एल्टीट्यूड ही क्या होता है उसका, परपेंडिकुलर. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर. अब यहाँ से सोल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस का 14x. फॉर्मूले से ही लिखा मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर से. ओके, 2x स्क्वायर प्लस का 7 स्क्वायर ऐसे ही एज इट इज 14x प्लस 1 मतलब 13 का स्क्वायर. अब इसको सोल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का 49 और ये माइनस का, ओके, ये माइनस का 69 इधर आएगा, 49 प्लस का था इधर, तो 120. तो इसको सोल्व करने के बाद हम क्या निकाल पाएंगे कि क्या है बेस की वैल्यू और एल्टीट्यूड की. तो इसको किससे सोल्व करेंगे हम, फैक्टराइजेशन मेथड. पहले तो इसमें से 2 कॉमन लोगे, मतलब 2 में इस साइड भी डिवाइड और उस साइड भी डिवाइड, तो 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0. तो अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो 60 के क्या बनाने हैं हमें, फैक्टर 2, और ये हमारा 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1. तो अब इनमें से हमें -7 बनाना है. क्या करना है, -7, क्योंकि x के स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट की प्रोडक्ट के हम फैक्टर बनाकर उन फैक्टरों में से, मतलब कि जैसे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई से यदि हमें 7 मिलना चाहिए, मतलब हमें किसी तरह से जो x का कोफिशिएंट है तो वो कैसे मिलेगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 और 5 मतलब कि 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है. -7 चाहिए तो 12 माइनस का हो जाएगा और 5 प्लस का. समझ गए. तो इसको आइए यहाँ पे करते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस का 12x प्लस 5x और ये माइनस का 60 इज इक्वल टू 0.
समझ गए? x कॉमन x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन x माइनस 12, तो x की क्या वैल्यू होगी माइनस का 5 और 12, तो माइनस का 5 तो हो नहीं सकती, तो x की क्या वैल्यू होगी 12 और 12 माइनस 7, तो x क्या है हमारा 12 और x माइनस 7 हमारा क्या आ जाएगा 12 माइनस 7 यानी 5, तो हमारा बेस आ रहा है 12 और एल्टीट्यूड आएगा 5 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मतलब कि इनके स्क्वायर करेंगे तो 13 के इक्वल आ जाएगा। समझ गए? अब हम वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें फॉर्मूला मेथड ही यूज़ करना है कि इस क्वेश्चन में क्या है ऐसा, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो। हमें बताना है कि क्या कोई चीज़ पॉसिबल है या फिर नहीं है, तो ये हम फॉर्मूला मेथड से ही बता पाएंगे। क्योंकि देखो, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter, if so find its length and breadth। ओके, तो हमें क्या बताना है कि क्या हम रेक्टेंगुलर शेप का मैंगो का ग्रोव, ये हमारे मैंगो हुए, ओके, मतलब कि बना सकते हैं या नहीं बना सकते मैंगो का, मैंगो की भाग या उपवन। तो इसको हमें क्यों करना है इसकी वजह बताता हूँ। क्योंकि हमें यदि इमेजिनरी रूट मिलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इस तरह के क्वेश्चन में, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और यदि उसके मतलब क्या इमेजिनरी रूट बनते हैं तो वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। और यदि उसके रियल रूट बनते हैं तो इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल, क्योंकि वही आंसर आएगा उसका। जब रियल रूट नहीं होंगे तब वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं शुरू। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सिचुएशन को समझो। जैसे हुज लेंथ इज ट्वाइस, मतलब जो ये है ये x मानी, ब्रेथ तो लेंथ क्या होगी ट्वाइस मतलब 2x, और एरिया कितना है 800, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, तो x इंटू 2x इज इक्वल टू 800 मीटर का स्क्वायर। आप लेट लुट वाला तो सब कर ही लोगे, ओके, मतलब लेट किया, ये किया, वो किया, ओके। तो अब हम 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, ओके, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो x की वैल्यू क्या आएगी, बाई 2 भी है यहाँ पर 400, x की वैल्यू तो यहीं पर 20, ये तो सिंपल ही सिचुएशन से निकल गया 20, ये तो सिंपल सिचुएशन, मतलब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज़्यादा हमें यूज, सिंपल कंडीशन से ही हमें x की वैल्यू 20 मिल गई, मतलब कि एक रियल रूट मिले हमें, क्या मिले हैं रियल रूट। पर मेनली हमें जो स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन होती है ना, उसमें कौन सी कंडीशन का यूज़ करना है, फॉर्मूला मेथड का यूज़ करना है, किसका, फॉर्मूला मेथड का। आइए इसी पर बेसिक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम सेम एज लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर एजेस। ओके, मतलब कि यदि यह पॉसिबल हुआ तो हमें डिटरमाइन करनी है एज। द सम ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, टू फ्रेंड्स का नहीं है एजिज ऑफ, ये रह गया यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, एजिज ऑफ है यहाँ पर। द सम ऑफ एजिज ऑफ
two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. कि दो दोस्तों की जो एज का सम है वो कितना है? 20 ईयर्स है. ओके. और 4 ईयर एगो उनका प्रोडक्ट क्या था? एजिस का 48. तो आइए लेट करते हैं. जैसे हमने फर्स्ट की एज की, जो फर्स्ट पर्सन है उसकी एज को लेट किया. लेट फर्स्ट पर्सन एज एक्स. तो फ्रेंड की क्या हो जाएगी? फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी? लगाओ दिमाग, लगाओ. फोकस 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 फोकस. 20 ईयर्स है. क्या है? 20 ईयर्स उनका क्या है? दोनों का सम है. तो जब 20 माइनस एक्स होगा ना, जब सम 20 है तो 20 में से माइनस एक्स होगा. जब एक की है तो दूसरे क्या होगी? 20 माइनस एक्स. तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन 4 ईयर एगो. 4 ईयर एगो की बात हो रही है. अब कंडीशन लिखो 4 ईयर एगो की. 4 ईयर एगो फर्स्ट वाले पर्सन की एज कितनी होगी? फर्स्ट पर्सन की एज कितनी होगी? एक्स माइनस 4. और जो फ्रेंड है, फ्रेंड की एज कितनी होगी? ये 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी 16 माइनस एक्स. अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 48. तो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स. अब यहाँ से क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. अब यदि उसके रूट्स रियल होंगे तो यस पॉसिबल है, और यदि इमेजिनरी होंगे तो पॉसिबल नहीं है. तो मल्टीप्लाई करो. 16x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस का 64, और ये माइनस प्लस का 4x इज इक्वल टू 48. ओके. और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वेयर, उधर जाकर एक्स स्क्वेयर माइनस का 4x प्लस का 48 पहले से है, प्लस 64, और ये माइनस का 16x हो जाएगा उधर जाकर, और ये प्लस का 4x माइनस, मतलब ये उधर आ ही गया है. 48 इधर पहले से लिखा है, इज इक्वल टू 0. ओके. स्टैंडर्ड फॉर्म में अब भी नहीं आया ये. एक्स स्क्वेयर माइनस का 4x और ये माइनस का 20x प्लस का 64 और ये 872, यानी 112 इज इक्वल टू 0. अब इसको हम किससे करेंगे? x इज इक्वल टू फॉर्मूला मेथड से करेंगे. √d/2a. तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू क्या है? 20. माइनस का 20 है, प्लस माइनस √d. d की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ लिखो. b स्क्वेयर यानी 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4ac. 4 इंटू ये क्या है? 1 इंटू सी क्या है? 112. तो d की वैल्यू क्या आई है? 400 माइनस 112 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई 448. ओके. तो ये आ जाएगा माइनस का 48 और 2a की वैल्यू 1 है तो 2. अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि रूट क्या ऐसे आएंगे? इमेजिनरी रूट. रूट्स आर इमेजिनरी, नो रियल रूट. So this condition is not possible. So this condition is
नॉट पॉसिबल। ओके, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन को आपको। इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें एक कंडीशन बतानी थी कि प्रेजेंट एज ये है और 4 ईयर एगो पहले ये थी, क्या यह कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। तो हमें इससे मतलब कि कंडीशन से क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली ये वाली, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए इसमें, और इसको सॉल्व करने लगे हम फॉर्मूला मेथड से। तो हमने इसके रूट कैसे मिले, इमेजिनरी, तो इसलिए दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो इस तरह से हमने आज इस पार्ट में अपने इस चैप्टर के सभी टॉपिक को निपटा लिया है, और नेक्स्ट पार्ट में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। हम फिर से टॉपिक को रिपीट करेंगे, टॉपिक को रिवाइज करेंगे। ओके, और आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और एंजॉय करते रहिए।